इस अनंत ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में हमारी आकाशगंगा मौजूद है और 2500 करोड़ से भी अधिक तारों से समृद्ध हमारी आकाशगंगा के किसी एक कोने में हमारा सौरमंडल मौजूद है, जिसके 7.5 बिलियन किलोमीटर के विस्तार में हमारी छोटी सी पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है। और इस जीवन की कड़ी में वनस्पति और पशु पक्षी से उन्नत हम इंसान एक विकसित जीव के रूप में उभरे हैं। पर क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक अध्ययनों से मालूम हुआ है कि ब्रह्मांड में हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कई आकाश गंगाओं में जीवन के होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, जहां पर हमसे निम्न अथवा उच्च कोटि के जीवों का बसेरा हो सकता है। जी हाँ, उच्च कोटि के भी। हम इंसान अब तक ज्ञात सबसे आधुनिक सभ्यता है, जिसका कारण है कि हमने अफ्रीका के जंगलों में जंगली जानवरों के शिकार करने से लेकर पूरी धरती पर अपना वजूद कायम किया है। यहाँ पर धरती को तो छोड़िए, हमने चांद पर भी अपना कदम रखा है। हम इंसान एकमात्र ऐसी उन्नत प्रजाति हैं जिसने हर असंभव को संभव बनाया है। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इंसानों का इस ब्रह्मांड में वजूद केवल 0.0015% है, जो कि ना के बराबर है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि एक थ्योरी के अनुसार हमारी मानव सभ्यता आने वाले 100 सालों के भीतर तकनीकी स्तर के रूप में एक ऐसी छलांग लगाएगी जिसके जरिए हम प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, इन सब को पूरी तरह से काबू में कर पाएंगे। और यहाँ तक मौसम में होने वाले बदलाव को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ढाल सकेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी क्या होगा यदि हमारी मुलाकात किसी ऐसी प्रजाति से हो जाए जो हमसे भी कई गुना ज़्यादा आधुनिक हो? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। साल 1964 में एक महान सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्दाशेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल को सबके सामने पेश किया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद सभी सभ्यताओं को उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद साल 1964 के आखिर में वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने इन 4 भागों में से मुख्य 3 भागों को परिभाषित किया और इन सभ्यताओं के तीनों भागों को उन्होंने विकास और ऊर्जा के आधार पर समझाया था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि विकास और ऊर्जा का उपयोग हमेशा साथ साथ आगे बढ़ते हैं। उनके द्वारा दिए गए थ्योरेटिकल स्केल को कहा जाता है द कार्दाशेव स्केल, जिसमें से पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब यह सभ्यता उस ऊर्जा को खपत करने में सक्षम होंगे जो सूरज द्वारा भेजी गई उसके ग्रह पर मौजूद है। जैसे कि हमारा सूरज हमारी धरती पर 700 करोड़ वॉट्स ऊर्जा को भेजता है, जिसमें से हम सभी मनुष्य इस ऊर्जा का पूरी तरह से खपत भी नहीं कर पाते। साल 2015 तक सभी ने पूरे विश्व में मिलाकर 17,350 अरब वॉट्स ऊर्जा को उपभोग कर लिया था, जो कि सूरज के द्वारा भेजी गई ऊर्जा के कुल प्रतिशत के सामने कम है। इसका मतलब हम सभी धरतीवासी टाइप 1 सिविलाइजेशन के अंतर्गत भी नहीं आते। तो हमारी मानव सभ्यता आखिर किस श्रेणी की है? तो इसको जानने के लिए हमारे महान खगोलविद वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने एक फॉर्मूले का इजाद किया था, जिसके अनुसार यह फॉर्मूला किसी भी सिविलाइजेशन के द्वारा उपभोग किए गए ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए उसके कार्दाशेव पॉइंट को दर्शा सकता था। और वो फॉर्मूला था ये। यहाँ पर K उस सिविलाइजेशन की कार्दाशेव रेटिंग है जो कि उसने एनर्जी का उपभोग कर प्राप्त की है, और यहाँ पर P वो पावर है जो उस सभ्यता द्वारा खपत की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निकोलाई कार्दाशेव ने ऊर्जा के आधार पर सभ्यता को 4 भागों में बांटा है, जिसमें से पहले हैं टाइप 0। टाइप 0 वो सिविलाइजेशन है जो कि कार्दाशेव रेटिंग के बिल्कुल निचले पायदान पर आती है, और कार्दाशेव फॉर्मूला से यह पता चला है कि यह सभ्यता यानी टाइप 0 सिविलाइजेशन कम से कम 1 मेगावाट एनर्जी को खपत करने में सक्षम होगी।
1 मेगावाट यानी 10 लाख वॉट्स, जो कि हमारे द्वारा उपभोग की जाने वाली ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हम धरतीवासी टाइप 0 के अंतर्गत भी नहीं आते। यदि हम साल 2015 तक उपभोग की गई ऊर्जा के नंबर को इस कार्डेसव फॉर्मूला में रखें तो हम धरतीवासियों को अपनी रेटिंग मिलती है, जो कि है 0.72, जिसका मतलब हम इंसान टाइप 0.72 सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। ये बेहद ही आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी हम केवल टाइप 0.72 सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भौतिकी खगोलविद वैज्ञानिक, जिनका नाम है मिचियो काकू, का मानना है कि हम आने वाले महज 100 से 200 सालों के भीतर ही टाइप 1 सिविलाइजेशन की श्रेणी में आ जाएंगे और टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में हमें कई हजारों सालों का समय लग जाएगा और टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में कई लाख सालों का, जिसका सीधा सा कारण है कि हमारी सिविलाइजेशन ग्रोथ का ग्राफ लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है, जिसका मतलब हम जैसे जैसे इस स्केल में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका बीच का अंतर बहुत अधिक होता जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हम टाइप 1 सभ्यता से केवल 100 साल ही दूर हैं और बुरी खबर यह है कि एक बार हम टाइप 1 सभ्यता के मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम पूरी तरह से सिर्फ एक ग्रह की ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे, जिसका मतलब आगे जाकर चांस ये बनेंगे कि हम अपनी ऊर्जा की भूख को मिटाने के लिए अपनी धरती को छोड़ दूसरे ग्रहों की ओर बढ़ने लगेंगे। और यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि हम टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने लगे हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को स्टेलियर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता अपने सूरज से निकलने वाली सभी ऊर्जा को खपत करने के काबिल होगी और साथ साथ में यह अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों को कॉलोनाइज करने में काबिल भी होगी। यह सभ्यता अपने सूरज की सारी ऊर्जा को सोखने के लिए एक खास प्रकार के यंत्र का निर्माण करेगी, जिसे कहा जाता है डायसन स्फीयर। साल 1960 के दशक में एक खगोलविद भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम है फ्रीमन डायसन, इन्होंने सबसे पहले इस थ्योरेटिकल मशीन यानी डायसन स्फीयर के विचार को सबके सामने रखा था और इन्हीं के ही नाम पर इस यंत्र का नाम रखा गया है। टाइप 2 सिविलाइजेशन केवल इस यंत्र को बनाने के काबिल नहीं होगी, बल्कि ये सौरमंडल के ग्रहों को अपनी मर्जी से ढाल सकेंगे और केवल प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि सौरमंडल में मौजूद प्रत्येक पिंड को अपनी जरूरत के अनुसार ढाल सकेंगी। यह सभ्यता एस्ट्रॉइड्स की माइनिंग करने में भी सक्षम होगी। इसके अलावा यह किसी भी पिंड के कोर से ऊर्जा को संग्रह करने के काबिल होगी। यहाँ पर सरल भाषा में कहें तो इस सिविलाइजेशन के पास वो अपार शक्तियाँ होंगी जो हमारे लिए आश्चर्यचकित और काबिल तारीफ होंगी, परंतु यह सभ्यता टाइप 3 सभ्यता के सामने नामात्र के बराबर होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि सभ्यता की पहुंच गैलेक्टिक रूप तक होगी। इसके अलावा निकोलाई कार्दाशेव के अनुसार टाइप 3 सिविलाइजेशन सभ्यताओं की तकनीकी क्षमताओं का अंतिम स्तर हो सकता है। वैज्ञानिक कार्दाशेव ने टाइप 3 सिविलाइजेशन के रूप में यह भरोसा दिलाया था कि यह सभ्यता अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम होंगी और केवल यह सभ्यता यहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि ये आसपास की सभी गैलेक्सीज में मौजूद सभी सितारों की ऊर्जा को भी कैद कर लेगी, जिससे यह इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि यह आसपास की सभी गैलेक्सीज को कॉलोनाइज कर पाएगी। यह सिविलाइजेशन दूसरी गैलेक्सीज के ग्रहों पर जीवन को बसाने और तबाह करने के काबिल होगी। इनके लिए 100 गैलेक्सीज का समूह महज एक प्लेग्राउंड के बराबर होगा। शायद इस तरह की सभ्यता किसी ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त करने में भी सक्षम होगी। हमारी गैलेक्सीज के सेंटर में बसा भीमकाय ब्लैक होल इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप सोचिए कि कोई सभ्यता जो अपनी गैलेक्सीज के सभी सितारों को डायसन स्फीयर से ढक देगी, तो क्या उन सितारों को बाहर से देख पाना संभव होगा? वेल, नहीं।
और इसी कारण एक तरफ से देखा जाए तो यह सिविलाइजेशन पूरी तरह से हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी, लेकिन वो हमें देख पाएगी। क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में भी हूबहू एक ऐसी ही जगह मौजूद है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट वॉइड, जो कि करीब करीब 330 करोड़ लाइट ईयर्स के दायरे में फैली हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर टाइप 3 सिविलाइजेशन निवास करती होगी, जिसने यहाँ के सभी गैलेक्सीज के सितारों को डायसन स्फीयर में कैद कर लिया है, जिसके कारण ये जगह हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो रही वो सभ्यता जो ब्लैक होल्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन कारदासेव ने बताया कि यदि ऐसी सभ्यताओं का होना मुमकिन है तो इनसे भी बड़ी सभ्यताओं का होना जरूर मुमकिन होगा, और वो होंगी क्रमशः टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 सिविलाइजेशन। यहाँ पर टाइप 4 सिविलाइजेशन पूरे एक यूनिवर्स को कॉलोनाइज करने में सक्षम होगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन पूरे एक वर्गो मल्टीवर्स यूनिवर्स को कॉलोनाइज करने में सक्षम होगी। यदि टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में कुछ भी कहा जाए तो ये सभ्यता ईश्वरीय सभ्यता से कम नहीं होंगी, परंतु इनके आगे भी यदि कोई सभ्यता मौजूद होगी तो वो होगी टाइप 6 सिविलाइजेशन, जो समय और स्थान को भी कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि एक नए ब्रह्मांड की रचना भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सभ्यताएं भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप ऐसी ही वीडियोज आगे भी देखना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।